चंबल नदी के किनारे कोटा में एक इमारत है, ब्रिजराज भवन। दिन के उजाले में तो मतलब किसी भी दूसरी शाही राजस्थानी इमारत की तरह ही दिखती है, भव्य, शानदार। लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है ना, इस जगह की पहचान ही बदलने लगती है। यही इमारत एक रहस्यमयी और कुछ लोगों के लिए एक डरावनी जगह बन जाती है। और ये दोहरी पहचान ही इसे इतना दिलचस्प बनाती है ना। दिन में ये इतिहास की किताब का एक पन्ना है और रात में ये एक ऐसी कहानी बन जाती है जिसे लोग फुसफुसाकर सुनाते हैं। एक तरफ है सरकारी दस्तावेज, दूसरी तरफ है लोक कथाएं, और अक्सर लोक कथाएं हमें उस दौर के एहसास के बारे में शायद ज्यादा बताती है जितना इतिहास की किताबें नहीं बता पाती। बिल्कुल सही कहा। आज ये एक गेस्ट हाउस है, लेकिन इसकी दीवारों में 1857 की क्रांति का एक बहुत ही हिंसक और दर्दनाक अध्याय कैद है। और आज हम इसी की गहराइयों में उतरने वाले हैं। हमारा मिशन है ब्रिजराज भवन से जुड़ी मेजर चार्ल्स बर्टन की कहानी को समझना और ये जानना कि इतिहास का एक पन्ना एक किंवदंती बनकर आज भी क्यों जिंदा है। ये एक बेहतरीन उदाहरण है इस बात का कि कैसे कुछ ऐतिहासिक घटनाएं कभी मरती नहीं है, बस उनका रूप बदल जाता है। खासकर वो घटनाएं जिनमें धोखा हो, हिंसा हो और एक तरह का अधूरापन हो, वो कहानियों की शक्ल में उस जगह की हवा में, उसकी दीवारों में हमेशा के लिए बस जाती है। तो चलिए इसी इतिहास की परतों को खोलते हैं। सबसे पहले 1857 के उस दौर में चलते हैं। ये वो समय था जब पूरे उत्तर भारत में क्रांति की आग फैल रही थी और इसकी लपटें वो राजस्थान के कोटा तक भी पहुंच चुकी थी। माहौल में एक जबरदस्त तनाव था। बिल्कुल, और ये समझना जरूरी है कि कोटा उस वक्त एक अहम रियासत थी। यहाँ पर तनाव सिर्फ अंग्रेजों और आम जनता के बीच नहीं था, बल्कि अंग्रेजों और कोटा के महाराव के बीच भी रिश्ते बहुत नाजुक थे। हर छावनी में, हर महल में एक अनकहा डर और शक का माहौल था। और इसी माहौल के बीच ब्रिजराज भवन में रहते थे मेजर चार्ल्स बर्टन। और ये जानना जरूरी है कि मेजर बर्टन कोई आम अफसर नहीं थे। वो कोटा के पॉलिटिकल एजेंट थे, मतलब उस रियासत में ब्रिटिश हुकूमत का सबसे बड़ा चेहरा, सबसे बड़ा प्रतीक। इसलिए उन पर हमला सिर्फ एक कत्ल नहीं था, बल्कि सीधे सीधे ब्रिटिश सत्ता को एक खुली चुनौती थी। सही कहा। वो सिर्फ एक व्यक्ति नहीं थे, वो एक पूरी सत्ता के प्रतिनिधि थे। इसलिए विद्रोहियों के लिए वो सबसे पहला और सबसे बड़ा निशाना थे। तो कहानी के अनुसार एक रात विद्रोहियों ने इस भवन को चारों तरफ से घेर लिया और वो एक भयानक रात थी। गोलियों की आवाज, चीखें, आग की लपटें। हाँ, आग की लपटें, सब कुछ। उस रात मेजर बर्टन और उनके दोनों बेटों की बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी गई। हमारे एक स्रोत में एक पंक्ति है जो इस पूरी घटना का सार बताती है। कहते हैं, उसी रात ब्रिजराज भवन की आत्मा बदल गई। यहाँ पर इंसान का दिमाग ऐसी कहानियों को क्यों पकड़ लेता है, ये समझना दिलचस्प है। जब किसी की मौत इतनी हिंसक, अचानक और एक तरह से अन्यायपूर्ण तरीके से होती है, तो हमारे मन में एक स्वाभाविक विचार आता है कि ये गलत हुआ, इसे ऐसे खत्म नहीं होना चाहिए था। यही अधूरापन, यही अन्याय का एहसास ऐसी कहानियों को जन्म देता है जहां माना जाता है कि उस व्यक्ति की आत्मा को शांति नहीं मिली है। वो न्याय पाने के लिए या शायद अपना अधूरा काम पूरा करने के लिए भटकती रहती है। तो बर्टन की कहानी एक स्थानीय किंवदंती बनकर रह गई, जो पीढ़ियों तक सुनाई जाती रही। लेकिन इस किंवदंती को फिर से जिंदा करने के लिए एक नए गवाह की जरूरत थी। एक ऐसा गवाह जिसे इन सब बातों पर बिल्कुल यकीन ना हो। और यहीं हमारी कहानी लगभग 150 साल का सफर तय करके साल 2002 में पहुंचती है इंस्पेक्टर राघव सिंह तक। और ये कहानी का सबसे मजेदार मोड़ है, जब एक तर्थवादी, एक ऐसा इंसान जो सिर्फ सबूतों पर यकीन करता हो, उसका सामना किसी ऐसी चीज से होता है जिसे वो समझा नहीं सकता, तो उसका अनुभव कहानी को एक नई विश्वसनीयता देता है, क्योंकि वो हमारी ही तरह सोचने वाला इंसान है। बिल्कुल। अब ये जो इंस्पेक्टर राघव थे, वो इन भूत प्रेत की कहानियों पर हंसने वालों में से थे, पक्के पुलिस वाले, जिनका यकीन सिर्फ सबूतों पर था, सुनी सुनाई बातों पर नहीं। उनकी पोस्टिंग ब्रिजराज भवन में होती है, जो उस समय तक एक सरकारी गेस्ट हाउस बन चुका था। वहां पहुंचते ही उन्हें एक सीधी और साफ चेतावनी मिलती है। अच्छा साहब, यहाँ सब ठीक है, बस रात 12 बजे के बाद कोई भी इस भवन में गश्त नहीं करता। राघव इसे महज एक स्थानीय अंधविश्वास मानकर नजरअंदाज कर देते हैं। और ये चेतावनी ये एक तरह से मंच तैयार करती है। ये सुनने वाले के मन में एक उम्मीद और डर दोनों पैदा करती है कि नियम टूटने वाला है और उसके परिणाम सामने आएंगे। कहानी का तनाव यहीं से बनना शुरू होता है। और ठीक ऐसा ही होता है। अपनी पहली ही रात
राघव तय करते हैं कि वो इस अंधविश्वास को तोड़ेंगे। वो गश्त पर निकलते हैं। विवरणों में हमें बिल्कुल सटीक समय बताया गया है, रात के ठीक 12:07। भवन में एकदम सन्नाटा है। तभी उन्हें महल की ऊपरी मंजिल से बूटों की आवाज सुनाई देती है। एक बहुत ही नपी तुली, भारी और अनुशासित आवाज, ठक ठक ठक। यहाँ पर जो बारीकियां हैं उन पर ध्यान देना जरूरी है। एक निश्चित समय यानी 12:07, एक खास तरह की आवाज यानी भारी बूटों की आवाज। ये चीजें कहानी को अस्पष्ट होने से बचाती हैं और उसे ज्यादा ठोस और असली जैसा महसूस कराती है। ये सिर्फ कोई अजीब आवाज नहीं है, नहीं, ये एक सैनिक के चलने की आवाज है। बिल्कुल। राघव अपनी टॉर्च जलाकर ऊपर की मंजिल की तरफ बढ़ते हैं। टॉर्च की रोशनी में एक लंबा खाली गलियारा दिखाई देता है। वहां कोई नहीं है, लेकिन वो बूटों की आवाज लगातार नजदीक आती जा रही है, जैसे कोई अदृश्य व्यक्ति उस खाली गलियारे में सीधे उनकी तरफ ही चल रहा हो। और फिर माहौल बदलने लगता है। अचानक हवा में ठंडक बहुत बढ़ जाती है, इतनी कि उनकी सांसें धुएं की तरह दिखने लगती हैं। दीवारों पर लगी ब्रिटिश दौर की पुरानी तस्वीरों में जो चेहरे हैं, उनकी आंखें, उन्हें ऐसा महसूस होता है जैसे वो उन्हें घूर रही हैं। ये एक क्लासिक अनुभव है। लगभग हर असाधारण अनुभव की कहानी में तापमान के गिरने का जिक्र होता है। इसके पीछे एक लोकप्रिय सिद्धांत ये है कि किसी आत्मा को प्रकट होने के लिए ऊर्जा की जरूरत होती है और वो अपने आसपास के माहौल से गर्मी की ऊर्जा खींच लेती है, जिससे वहां ठंडक बढ़ जाती है। ये तो हुआ अलौकिक स्पष्टीकरण। क्या इसका कोई मनोवैज्ञानिक या शारीरिक कारण भी हो सकता है? बिल्कुल। जब हम बहुत ज्यादा डर जाते हैं तो हमारा फाइट या फ्लाइट रिस्पॉन्स सक्रिय हो जाता है। शरीर में एड्रेनलिन दौड़ने लगता है, खून हमारी त्वचा की सतह से हटकर मांसपेशियों की तरफ जाने लगता है ताकि हम भागने या लड़ने के लिए तैयार हो सकें। इस प्रक्रिया में हमें अचानक ठंड लग सकती है या हमारे रोंगटे खड़े हो सकते हैं। तो जो राघव ने महसूस किया वो बाहरी ठंडक भी हो सकती है और उनके अपने डर की शारीरिक प्रतिक्रिया भी। कहानी यहीं पर विज्ञान और रहस्य के बीच की धुंधली रेखा पर चलती है। और ठीक उसी पल राघव के सामने धुंध जैसी हवा से एक आकृति उभरने लगती है। जो ब्यौरा हमें मिला है वो बहुत साफ है। एक लंबा अंग्रेज अफसर जिसने लाल रंग का कोट पहना है, सिर पर टोपी है और उसके चेहरे पे खून के निशान है। वो आकृति कुछ डरावना नहीं करती, कोई चीखती नहीं है, बस एक आदेश देती है। स्रोत के अनुसार वो शब्द अंग्रेजी में थे, दिस इज माई हाउस, यू आर नॉट अलाउड। ये शब्द, ये इस पूरी कहानी का केंद्र है। ये बहुत जरूरी है। वो भूत कोई बेतरतीब डरावनी हरकत नहीं कर रहा, वो चीख चिल्ला नहीं रहा, वो गश्त लगा रहा है, अपने घर पर हक जता रहा है, ठीक वैसे ही जैसे एक फौजी अफसर करता। किवदंती ने सिर्फ उसकी मौत को नहीं बल्कि उसकी पहचान, उसकी ड्यूटी को जिंदा रखा है। वो आज भी एक पॉलिटिकल एजेंट की तरह अपने इलाके की रखवाली कर रहा है। और यही चीज इस कहानी को सिर्फ एक भूत की कहानी से कहीं ज्यादा गहरा बना देती है। ये पहचान और कर्तव्य की कहानी है। ईमानदारी से कहूं तो अगर कोटा के किसी पुराने महल में आधी रात को कोई भूत मुझसे अंग्रेजी में ये बात कहता तो मैं शायद चाबियां वहीं फेंककर बाहर भाग जाता। कोई सवाल जवाब नहीं। और इंस्पेक्टर राघव की हालत भी कुछ ऐसी होती है। इन शब्दों को सुनकर उनका शरीर सुन्न पड़ जाता है। वो हिल भी नहीं पाते। उनके हाथ से उनकी बंदूक छूटकर जमीन पर गिर जाती है और अगले ही पल वो बेहोश हो जाते। जाहिर है उनके यथार्थवादी दिमाग की, वो क्या कहते हैं, दीवारें टूट गई। जो चीज उनके लिए असंभव थी वो ठीक उनके सामने खड़ी थी। ऐसे में दिमाग खुद को बचाने के लिए शट डाउन हो जाता है। पर कहानियां रुकती नहीं, बल्कि और अजीब हो जाती है। अगली सुबह जब गार्ड्स उन्हें ढूंढते हैं तो राघव उन्हें गार्ड रूम में बिस्तर पर मिलते। लेकिन सबसे अजीब बात जो गार्ड्स नोटिस करते हैं वो ये है कि उनके जूतों पर ताजी कीचड़ लगी हुई है। कीचड़? हाँ, जैसे वो रात भर महल के बगीचे या किसी गीली जगह पर घूमते रहे हों, जबकि उन्हें ऐसी कोई बात याद नहीं। अब इस कीचड़ का क्या मतलब निकाला जाए? क्या वो सच में बाहर घूम रहे थे, जिसे फ्यूक स्टेट कहते हैं, या ये किसी अलौकिक अनुभव का शारीरिक असर था? ये कीचड़ वाली बात मुझे कहानी के बाकी हिस्सों से ज्यादा परेशान कर रही है। और आपको करनी भी चाहिए, क्योंकि ये कीचड़ इस कहानी का सबसे ठोस भौतिक सबूत है। अब ये सिर्फ राघव के दिमाग की उपज या कोई सपना नहीं रह जाता है। ये कीचड़ अलौकिक और मनोवैज्ञानिक अनुभव के बीच की रेखा को पूरी तरह से धुंधला कर देता है। एक तरफ हो सकता है कि इतने बड़े सदमे के बाद वो नींद में चलने लगे हों और बाहर बगीचे में चले गए हों। दूसरी तरफ कहानियों में ऐसा भी माना जाता है कि अलौकिक अनुभव अपने पीछे कुछ भौतिक निशान छोड़ जाते हैं।
ये कीचड़ उस रात की हकीकत पर एक ऐसा सवालिया निशान लगा देता है जिसका कोई एक जवाब नहीं है, और यही इसे इतना डरावना बनाता है। इस घटना का राघव पर इतना गहरा असर होता है कि वो उसी दिन अपना ट्रांसफर मांग लेते हैं और वो उस भवन से चले जाते हैं। लेकिन किंवदंती वो वहीं रह जाती है। आज भी बृजराज भवन के बारे में ये कहा जाता है कि रात 12 बजे के बाद किसी अदृश्य कर्नल की गश्त वहां महसूस होती है। लोगों को आज भी उन भारी बूटों की जानी पहचानी आवाज सुनाई देती है, और आज भी उस भवन के कुछ हिस्सों में अचानक और अजीब सी ठंडक महसूस की जाती है। किंवदंती जिंदा रहती है क्योंकि अनुभव दोहराए जाते हैं, या कम से कम उन अनुभवों की कहानियां दोहराई जाती हैं, और हर नई कहानी पुरानी कहानी को और मजबूत करती जाती है। ये सब हमें कहानी के उसी मूल विचार पर वापस ले आता है जिसका जिक्र स्रोत के अंत में है। कुछ आत्माएं मरने के बाद भी नहीं जाती क्योंकि उन्हें लगता वो जगह अब भी उनकी है। यहाँ हम स्थान की स्मृति, या जिसे अंग्रेजी में रेजिडुअल एनर्जी कहते हैं, उस अवधारणा के बारे में सोच सकते हैं। इसे ऐसे समझिए जैसे किसी कमरे में बहुत तेज परफ्यूम छिड़क दिया गया हो। घंटों बाद भी जब कोई वहां नहीं होता तब भी एक हल्की सी महक रह जाती है। अवशिष्ट ऊर्जा कुछ वैसा ही भावनात्मक निशान है। ये विचार कहता है कि किसी स्थान पर घटी कोई बहुत शक्तिशाली भावनात्मक घटना, जैसे कि एक हिंसक मौत या गहरा दुख, अपनी एक छाप या ऊर्जा उस जगह पर छोड़ सकती है। ये ऊर्जा समय समय पर खुद को एक लूप की तरह दोहराती है। ठंडक महसूस होती है। वो शायद मेजर बोटन की आत्मा नहीं, बल्कि उस दर्दनाक रात की घटना की एक गूंज है, एक स्मृति है जो उस इमारत की दीवारों में रिकॉर्ड हो गई है। ठीक यही। और उस स्मृति का केंद्रीय भाव क्या है? अपने घर पर मालिकाना हक का दावा, दिस इज माई हाउस। तो जो कुछ भी वहां महसूस होता है वो उस घटना की सबसे प्रबल भावना का ही प्रतिबिंब है। एक सैनिक जो मरते दम तक अपनी पोस्ट, अपने घर की रक्षा कर रहा था। तो आज हमने देखा कि कैसे 1857 के विद्रोह में हुई मेजर चार्ल्स बर्टन की हिंसक मौत की ऐतिहासिक घटना समय के साथ एक स्थायी किंवदंती में बदल गई। हमने समझा कि कैसे इंस्पेक्टर राघव सिंह जैसे एक तर्कवादी व्यक्ति का अनुभव इस कहानी को और पुख्ता करता है, और कैसे आज भी उस भवन में होने वाली घटनाओं को उसी पुरानी कहानी से जोड़कर देखा जाता है। और ये हमें दिखाता है कि कैसे ऐसी कहानियां इतिहास को जीवित रखती हैं, शायद इतिहास की किताबों से भी ज्यादा जीवंत और व्यक्तिगत तरीके से। ये कहानियां हमें सिर्फ ये नहीं बताती कि क्या हुआ था, बल्कि ये भी महसूस कराती हैं कि उस घटना का भावनात्मक वजन क्या था, एक ऐसा वजन जो शायद आज भी उस जगह की हवा में महसूस किया जा सकता है। बिल्कुल। और ये हमें एक गहरे सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाता है। जैसा कि स्रोत की आखिरी पंक्ति कहती है, आज भी कोई है जो खुद को उसका मालिक मानता है। इसी से जुड़ा एक विचार मन में आता है, अगर किसी जगह की दीवारों में यादें बस सकती हैं, अगर किसी घटना की ऊर्जा वहां ठहर सकती है, तो क्या वो यादें समय के साथ उस जगह की असली मालिक बन जाती हैं? और ऐसे में उस जगह पर आने वाला कोई नया व्यक्ति, जैसे इंस्पेक्टर राघव या कोई और, क्या वो सिर्फ एक मेहमान होता है या फिर एक घुसपैठिया?